हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त डॉक्टर राखी अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी कि जिसको सुनकर आप सभी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ज़िंदगी ऐसी भी है। अक्सर हम क्लिनिक पर देखते हैं कि लोगों को अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर सकता है या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन आज इस एपिसोड को देखकर कहीं ना कहीं हम सबको अपनी वो सारी चीज़ें बहुत ही छोटी लगेंगी और ऐसा लगेगा कि हम शायद छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते हैं। और उन जो मैं आपको बातें बताने जा रही हूँ कि उनके आगे तो हमारी जो रोज़ की परेशानियाँ हैं वो कहीं भी स्टैंड नहीं करती। तो ये बात है दोस्तों, अब से करीब 10 से या 11 साल पहले की। उस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में एज ए काउंसलर मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया था और वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था। आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज रेडी टू वर्क अप ओवर दैट प्रोजेक्ट। मैंने सिर्फ एक मैं ही थी जो उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हामी भरी थी। और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई हस्बैंड हु सपोर्टेड मी, और जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि हाँ तुम इस प्रोजेक्ट पे अगर तुम चाहती हो तो काम करो, बस अपना ध्यान रखना। तो प्रोजेक्ट था हीरा मंडी। हाँ, आपने सही सुना, हीरा मंडी मतलब दिल्ली में जीबी रोड पर जो ये सारे सेक्स वर्कर्स हैं, फीमेल सेक्स वर्कर्स, इन लोगों को डीप स्टडी करना, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक इन लोगों के साथ रहना, और वो भी कम से कम 5 से 6 महीने तक हर अल्टरनेटिव डेज पे, और उनको समझना, उनके साथ रेपो स्टैब्लिश करना, उनको डीपली ऑब्जर्व करना और एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जमा करना कि उनके लिए आगे एजुकेशनल पॉलिसी में किस तरह के पाठ्यक्रम लगाए जा सकते हैं या उनके लिए हम सरकार क्या कर सकती है। तो ये इतना बड़ा एक चैलेंजिंग काम मुझे दिया गया था और शुरू में तो थोड़ी सी नर्वसनेस तो थी ऑब्वियसली, लेकिन उस समय भी मैं उस प्रोजेक्ट के लिए रेडी हुई और हमने जीबी रोड पे उस प्रोजेक्ट को करना मैंने स्वीकार किया। जब मैं पहली बार उस एरिया में गई तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके का माहौल होगा। और उस एरिया में एकाएक ऊपर जाना, उन लोगों के बीच में बैठना, सुबह से शाम तक 9 बजे से 5 बजे तक उन लोगों के साथ ही बैठकर वहीं पर खाना खाना, उनके साथ बातें करना, उठना बैठना, हंसना, उनको बिल्कुल ऐसा फील कराना कि हम आपके दोस्त हैं और आपको हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और साइलेंटली उनके हर दर्द को ऑब्जर्व करना, पूरे दिन उन लोगों को से बातें करना, और वो लोग परेशान होते तो उनकी काउंसलिंग करना। और वहाँ मैंने क्या देखा, मैंने उस हीरा मंडी की ये सच्चाई देखी कि वहाँ पर जो मैं कहने जा रही हूँ उसको सुनने के लिए एक बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। मैंने वहाँ जो सच्चाई देखी, मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर उस समय कम से कम 1200 FSW फीमेल सेक्स वर्कर्स थी, जिनमें से एक लड़की एक दिन में 100 कस्टमर को डील करती थी। हर कस्टमर को 5 मिनट्स का टाइम दिया जाता था। और बहुत ही शर्म की बात है कि वहाँ पर हर एक पर्सन से 100 कस्टमर थे, जिसमें उस लड़की को 200 रुपये पर हेड मिलते थे। 200 रुपये पर हेड में डील होती थी और उनमें से आधे पैसे उनकी जो वहाँ पर हेड थी वो उनको जाते थे और आधे पैसे उन लड़कियों को जाते थे। तो उन लड़कियों का जो ज़िंदगी थी, कहीं ना कहीं वो इतनी दर्द भरी ज़िंदगी थी, इतनी दर्द भरी ज़िंदगी थी। हमने ये देखा कि वहाँ से बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ थी, बहुत ही कम होती थी जो अपनी मर्ज़ी से उस दलदल में आई थी। मैक्सिमम गर्ल्स वहाँ वो थी, मैक्सिमम वर्कर्स वहाँ पर वो लोग थे जिनको या तो उनका बॉयफ्रेंड या उनका पति या उनका कोई और रिश्तेदार, कोई जानकार किसी ना किसी बहाने से उनको वहाँ लेकर आया और उनको बेचकर चला गया। वहाँ मैंने ये देखा कि वहाँ पर वो जो लड़कियाँ होती थीं, जब वो वहाँ आती थीं तो शुरू में 2 साल तक अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा उस चीज़ का विरोध करती थी तो उस लड़की को शुरू में उसकी एक सज़ा मुकर्रर की जाती थी। उसको 2 साल तक बिना धूप छाए दिखाए, वहाँ दीवारों में छोटे छोटे बॉक्स बने होते थे, उन बॉक्स में उस लड़की को 2 साल तक
बंद कर दिया जाता था। सिर्फ उसमें बाहर, बॉक्स की बाहर की दीवारों पर कुछ छेद हुआ करते थे लकड़ी के उस पर, जिससे कि उस लड़की को हवा पानी मिल सके, और उसको सिर्फ मिनिमम वॉशरूम के लिए या फिर कुछ खाने के लिए उतनी देर के लिए ही उस बॉक्स को, दीवार में से उस अलमारी को खोला जाता था। मैंने खुद दीवारों में से खोल के उन लड़कियों को देखा है, उनकी हालत को देखा है। एंड आई नो ड्यूरिंग दोज डेज whenever I saw those girls ना, I felt a note in my throat, और ऐसा लगता था कि कैसे भी करके इनको लेकर यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊँ, जहाँ पर किसी को पता भी ना चले कि बच्चे कहाँ हैं। तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ पर और भी ज़्यादा शॉकिंग जो हमारी रिसर्च में सामने आया, वो और भी ज़्यादा शॉकिंग था कि वहाँ जो 1200 के करीब लड़कियाँ थीं, उनमें से 80 गर्ल्स उस टाइम पे HIV पॉजिटिव थी। यस, आपने सही सुना, उस समय पे 80 लड़कियां थी वहाँ पर जो HIV पॉजिटिव थी, और जो सिर्फ पैसों के लिए ये सब काम करती थी। तो वहाँ पर ना कोई प्रोटेक्शन था, ना कुछ था। तो और कई बार जब हम उन लड़कियों के साथ बैठे होते थे, तो जो भी कस्टमर्स आते थे, ऑब्वियसली कई बार वो हमको भी उन लड़कियों में से एक समझते थे, लेकिन हमारे पास यूनिवर्सिटी का कार्ड था और हमें पता था कि हमारा एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक पर्सन है साथ में जो हमारी सेफ्टी के लिए वहाँ पे दिया हुआ था हमें। तो उस समय उन लड़कियों को कैसा फील होता था, मैंने अपनी नज़रों से उन लड़कियों को वहाँ पर खरीदते, बिकते और उनकी हर एक परिस्थिति को वहाँ पे बहुत करीब से देखा है। तो वहाँ पर हम, जब कोई भी लड़की बहुत टूटती, बहुत परेशान हो जाती, तो वो मुझसे डिस्कस करती अपनी, हम मुझसे पूछते कैसे आए, यहाँ आए। और हमने वहाँ पे बहुत सी लड़कियों से ये भी पूछा कि अच्छा, क्या तुम अपना यहाँ पे, अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ ऐसी वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कि तुम इस काम को चेंज करना चाहती हो, तो क्या तुम काम को चेंज करना चाहोगी। और ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था कि वहाँ से किसी भी एक सिंगल लड़की ने ये नहीं बोला कि हाँ मुझे काम चेंज करना है। ज़्यादातर सभी को ये था कि मैम मैं दिन में 100 कस्टमर डील करती हूँ, मुझे 100 रुपये पर कस्टमर तो मुझे पड़ ही जाता है, क्योंकि 100 आंटी लेती हैं, तो मैं एक दिन में अगर 10,000 रुपये कमाती हूँ, आप मुझे ऐसा कौन सा काम दिलाओगे कि जिसमें मुझे 10,000 रुपये डेली मिल जाएं। तो मैंने देखा कि वो लड़कियाँ बेशक ये बोलती थीं, लेकिन वो सिर्फ एक मशीन थी, क्योंकि उनके घर वालों को, जो दूर गांव में रहते थे, कहीं ना कहीं उनको भी एक आदत पड़ चुकी थी कि हम घर में आराम से ऐश करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है वो कैसे कमाती है, कैसे पैसा आता है, हमें बस इतना पता है कि हर महीने हमारे गांव में एक मनी ऑर्डर आ जाता है और हमें पैसे मिल जाते हैं। तो उन लड़कियों ने हमें बताया कि मैम अगर हम ये गाँव में पैसे ना भेजें, तो हमारे घर वालों ने हमें धमकी दी है, कि मेरे हस्बैंड ने मुझे धमकी दी हुई है कि अगर ये मनी ऑर्डर उसे नहीं मिलता रहा तो वो मेरी बेटी को यहाँ ला के बेच देगा। तो अगर देखा जाए तो कहते ना कि मैंने तब उनके लिए, क्योंकि मैं एक पेशे से कवि भी हूँ, एक डॉक्टर के साथ साथ मेरी बुक भी है अमेज़ॉन पे, तो मैंने कुछ गीत भी लिखे हुए हैं। तो मैंने तब उन लड़कियों के लिए कुछ लाइनें लिखी थी कि भूख अपनों की जब जब सताने लगी, भूख अपनों की जब जब सताने लगे, मुझसे देखा ना जाए तो मैं क्या करूं, जिस्म को बेचकर जब निवाला मिला, मुझसे फेंका ना जाए तो मैं क्या करूं। लोग कहते मुझे शर्म आती नहीं, लोग कहते मुझे शर्म आती नहीं, सच तो ये है कि अब भाव शून्य हूँ मैं। लोग कहते मुझे शर्म आती नहीं, सच तो ये है कि अब भाव शून्य हूँ मैं। जिंदगी तो कहीं दूर ही रह गई, जिंदगी तो कहीं दूर ही रह गई, मौत मुझको न आए तो मैं क्या करूं, मौत मुझको न आए तो मैं क्या करूं। तो ये है हीरा मंडी की वो सच्चाई। उनमें से वहाँ मैंने ये भी देखा कि वहाँ पर बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स भी थे जो इस काम में इन्वॉल्व थे, और उनके रेट तो उनसे भी कम थे। कई बार अक्सर रात में ऐसा होता है, इवन आज भी होता है, जबकि वहाँ पे मैंने 10 साल पहले ये प्रोजेक्ट किया। हाँ, मैं बेशक बीच बीच में कभी कभी उन लोगों से करीब 4-5 साल पहले भी एक बार मिलने गई थी, क्योंकि रात को 2-3 बजे वहाँ से एक ट्रांसजेंडर थी जो इस काम में इन्वॉल्व थे, तो उनका फ़ोन आया कि मैम आज मेरे साथ कुछ इतना ख़राब हुआ कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कल सुसाइड कर लूँ। तो शी वॉज क्राइंग सो मच, और उसको लगा कि मैम आप एक बार बस मेरे पास आ जाओ, मेरे से मिल लो। तो अभी मैं 5-6 साल पहले उनको
उनके गई भी, एक डॉक्टर को लेके यहाँ से उनका चेकअप भी कराया और उनकी काउंसलिंग भी कर आई। तो वहाँ मैंने एक चीज़ और देखी कि वहाँ पर क्या होता है कि कई बार सिर्फ एक खाने की थैली के लिए, कि अगर खाना आंटी ने नहीं दिया तो मुझे कोई ऐसा है कि जो मुझे खाना दे देगा इस चीज़ के बदले। तो इतनी छोटी छोटी सी 10-20 रुपए की खाने की थैली के लिए भी लोग इस तरीके के अपनी आत्मा को महसूस कर इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते थे। तो अगर देखा जाए तो उन लोगों को, फिर भी उन लोगों को जब भी कहो तो कि आप कैसे हो, अभी कभी बात हो जाए और किसी से पूछो आप कैसे हो, तो उनका एक ही कहना होता है कि मैम सब बढ़िया चल रहा है। तो हालांकि हमें भी पता है कि वो बढ़िया ऐसे है कि कहते हैं ना कि अगर शरीर में से आत्मा निकल गई, अपनी हर इच्छा हर चीज़ को हमने खूंटी पे टांग दिया कि बस अब हमें इसलिए कमाना है कि ऐसा ना हो कि हमारा आदमी हमारी बेटी को बेच दे, ऐसा ना हो कि कुछ और अनर्थ हो जाए। तो वहाँ पे जो ये सारी FSW थी, ये सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह थी और जिंदा लाश की तरह हैं। तो मैं इस वीडियो के द्वारा यही कहना चाहूँगी कि उस हीरा मंडी में जो लड़कियाँ होती हैं, कोई भी हमें उनके लिए अपने मन में उनको किसी भी तरीके से एक निकृष्ट दृष्टि से देखने की जगह कि ये गंदी लड़कियाँ होती हैं या ये काम करती हैं, एक बार सोचना चाहिए कि ऐसी हम अपने घरों में एक बहुत ही सम्मानित और बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन किसके मन में इच्छाएं नहीं होती, कौन खुश नहीं रहना चाहता। दुनिया में ऐसा कौन है जो सम्मान रिस्पेक्ट नहीं चाहता। लेकिन फिर से यही कहूँगी कि उन लोगों के हवाले से कि भूख अपनों की जब जब सताने लगे, मुझसे देखा न जाए तो मैं क्या करूं, और जिस्म को बेचकर जब निवाला मिला, मुझसे फेंका न जाए तो मैं क्या करूं। लोग कहते मुझे शर्म आती नहीं, सच तो ये है कि अभाव शून्य हूँ मैं, जिंदगी तो कहीं दूर ही रह गई, मौत मुझको न आए तो मैं क्या करूं। तो ये है उस हीरा मंडी की सच्चाई। आशा करती हूँ कि आप लोग समाज के किसी भी वर्ग के लिए अपनी कोई भी राय बनाने से पहले एक बार इस चीज़ को ज़रूर सोचिए कि हंसना, खुश होना, सम्मानित ज़िंदगी जीना हर किसी का हक है। अगर कोई उस हक को नहीं ले पा रहा तो कुछ तो मजबूरियां होंगी। कहते हैं ना, किसी का शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी आपके दिल को छुई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ख़ास लोगों के साथ, जिनके साथ आप अपने मन की बात कर पाएँ, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे समाज के किसी एक नई समस्या के साथ, और अपने और अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा।